मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सामीन व नाज़रीन किराम, मैं इरफ़ान आरिफ आज फिर आपके रूबरू हूँ लेकर एक खूबसूरत सा इल्मी अदबी प्रोग्राम। जी हाँ, हर शाम 5 बजे की तरह हस्बे वादा हम लेकर आते हैं किसी न किसी इल्मी और अदबी शख्सियत को ही, वो चाहे माहिर तालीम हो या कि अफसाना निगार, फ़िक्शन के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, शायरी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, वो हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं और उनकी गुफ्तगू से हम फैज़याब होते हैं। अखलाकी अदबी बातें होती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मेहमान जो हैं, ना सिर्फ़ हमारे बरे-सग़ीर से, ना सिर्फ़ खलीज ममालिक से, बल्कि जहाँ-जहाँ भी इस वक़्त उर्दू की दुनिया आबाद होती जा रही है, उर्दू की नई बस्तियाँ आबाद होती जा रही हैं, वहाँ-वहाँ से हमने लाइट चली गई है, ये दिक्कत थोड़ी-सी हमें यहाँ आई। बहरहाल मैं जैसा कि कह रहा था कि हमारे जितने भी मेहमान हैं, वो अदब से हैं, तो अदब की ही गुफ्तगू होती है। इसी सिलसिले की कड़ी आज का ये प्रोग्राम है और आज हमारे दरमियान हैं मोहतरम M.A. हक साहब, जो मारूफ और मशहूर हैं अदीब और अफसाना निगारी की फील्ड में। अफसानचा लिखते हैं, यानी फ़िक्शन की दुनिया से जुड़े हैं। इन पे भरपूर गुफ्तगू जो है हमारे मेज़बान करेंगे। आज के मेज़बानी के फ़राइज़ जो हैं डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी अंजाम देंगे और इनका मौजू भी बड़ा खूबसूरत है। अफसाना निगारी, अहमियत और तकाज़े, ये सारी बातें होंगी। झारखंड से हमारे मेहमान का ताल्लुक़ है और कमाल ये है कि मुश्ताक अहमद वानी साहब भी फ़िक्शन से हैं, तो आज 2 फ़िक्शन वाले आमने-सामने होंगे, तो बेहतरीन गुफ्तगू की उम्मीद है इंशाअल्लाह। इससे पहले भी आपने हमें वक़्त दिया है, तो मैं बस एक शेर के साथ इन दोनों का इस्तकबाल करूँगा कि तवील होने लगी हैं इसीलिए रातें, तवील होने लगी हैं इसीलिए रातें, कि लोग सुनते सुनाते नहीं कहानी भी। दोनों कहानीकार आपके रूबरू हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक अहमद वानी साहब, आप हमारे मेहमान का इस्तकबाल करें, इनसे गुफ्तगू करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूद नाजरीन, मैं मुश्ताक अहमद वानी मोहब्बत और नेक दुआओं के साथ आज फिर तहरीक बकाए उर्दू के फेसबुक लाइव प्रोग्राम पर एक नए मेहमान के साथ आपके रूबरू हो रहा हूं। और आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसी खूबसूरत इल्मी अदबी शख्सियत के जिन्हें फ़िक्शन की दुनिया में M.A. हक साहब के नाम से जाना जाता है। इनका ताल्लुक रांची झारखंड से है। मैं नाजरीन आपका इस्तकबाल करता हूं और अपने मेहमान मोहतरम M.A. हक साहब का इस्तकबाल करता हूं। हक साहब, आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं मुश्ताक अहमद वानी आपका मेज़बान, आप हमारे मेहमान हैं तहरीक बकाए उर्दू के आज फेसबुक लाइव प्रोग्राम पर आपका इस्तकबाल है। मैं अपनी तरफ से और अपने तमाम तहरीक के अराकीन की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं। मौजूद नाजरीन, मैं आपको ये बताता चलूं कि M.A. हक साहब की इल्मी व अदबी शख्सियत बड़ी रंगीन है और आपको ये हैरत होगी कि इनका पेशा जो है वो वकालत है। एक वकील की हैसियत से इन्होंने ज़िंदगी को और ज़िंदगी के मसाइल को, समाज को और समाजी मसाइल को
बहुत करीब से इन्होंने देखा है और इन्होंने जो है अपने पेशे के एतबार से जिस नज़र से, जिस जाविया फिक्र से जिंदगी को देखा है, जांचा है, परखा है, उसे अदब का हिस्सा भी बनाया है इन्होंने। और एम.ए. हक का सबसे बड़ा इख्तिसास अदब की दुनिया में, खासतौर फिक्शन के हवाले से ये है कि ये एक बेहतरीन मंझे हुए अफसानचा निगार हैं। और आपको हैरत होगी, मैं इनके बारे में आपको ये बताता चलूं कि ये एक मारूफ अदीब हैं और अफसानचा निगार हैं और असरे हाज़र के बुलंद पाया अफसानचा निगारों में इनका शुमार होता है। अगर इनकी इस एतबार से इनकी खिदमत को देखा जाए तो मैं इनकी कुछ किताबों के नाम पढ़ता हूं और बाकी फिर हम इनसे सुनेंगे कि इनका तालीमी, इल्मी और अदबी सफ़र कहाँ से शुरू हुआ है। लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने मेहमान का तारुफ जो है उनके हस्बे हाल इनका तारुफ आपकी नज़र करूँ। एम.ए. हक साहब ने जो है इनकी 5 किताबें जो हैं, पहली इनकी किताब आई है आओ उर्दू सीखें 1995 ईस्वी में, और दूसरा इनका है मेरा बच्चा और मैं, ये किताब है 1998 ईस्वी में आई है। और इनका जो है अफसानों का पहला मजमुआ नई सुबह के नाम से छपा है 2007 ईस्वी में। और बेचैनी अफसानचों का मजमुआ आया इनका दूसरा 2009 ईस्वी में। और डंक अफसानचों का मजमुआ 2018 में मंजर आम पर आया है। और एक मजमुआ तूफान के नाम से अफसानचों का जो है इशात का मुंतजिर है, बल्कि ज़ेर इशात थे। और हक साहब ने डॉक्टरेट किया है, PhD किया है इन्होंने। और इसके अलावा वकालत इनका अपना एक दिलचस्प पेशा भी है, लेकिन वकालत से ज़्यादा इनकी जो दिलचस्पी है वो अफसानचा निगारी से है। तो मैं आज के मेहमान मोहतरम एम.ए. हक साहब को इब्ने हसन भटकली के इस शेर के साथ आपके रूबरू होने की दावत देता हूं कि किसे तहजीब कहते हैं वो खुद ही जान जाएंगे, किसे तहजीब कहते हैं वो खुद ही जान जाएंगे, तुम अपने अपने बच्चों को फकत उर्दू सिखा देना। हक साहब आपका एक बार फिर इस्तकबाल है, आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं मुश्ताक अहमद वानी, अब हमारे फॉर्मेट के मुताबिक मैं आपसे ये चाहूंगा अपने नाजरीन के लिए और अपनी मालूमात के लिए कि आप अपना तारुफ करवाइए कि आपका इल्मी व अदबी सफ़र कब से शुरू हुआ और किन किन मराहिल से गुजर कर आज हमारे और नाजरीन के रूबरू आज आप फेसबुक लाइव प्रोग्राम पर आए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वानी साहब, आपने एक ये नादिर मौका अता किया है। मैं भी चाहता था कि तफसीली गुफ्तगू करूं और आपने इत्तफाक से ये इंटरव्यू का मौका दे दिया है। आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन मैं एक उसमें तहसीस करना चाहूँगा कि मेरा पेशा अभी वकालत है। मैं बहुत से कामों में रहा और एक्चुअल में मैं डिप्टी लेबर सुपरिंटेंडेंट 1978 में कमीशन कंप्लीट करके 1978 में मैं लेबर सुपरिंटेंडेंट बना। और वो मेरा बहुत बड़ा जो है वो कंट्रीब्यूशन है लेबर डिपार्टमेंट का कि मेरी तख्लीकात में गरीबों, मजदूरों और भी जो दबे कुचले लोगों की, मैं 2010 में रिटायर हुआ डिप्टी लेबर कमिश्नर की हैसियत से रांची से। चूंकि मैंने वकालत की डिग्री ले ली थी, इसलिए उसके बाद मैं एक वैकेंसी निकली कंज्यूमर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में जज की वैकेंसी निकली। मैं उसमें अप्लाई किया और 2015 तक मैं कंज्यूमर कोर्ट में जज रहा। उसके बाद 15 के बाद चूंकि डिग्री ले ली थी मैंने, तो उसके बाद मैं वकालत शुरू कर दिया हूँ, जो अभी तक कंटिन्यू है। और लेकिन कोरोना की वजह से अभी कोर्ट वगैरह बंद है, इसलिए अब सांचा निगारी पर ज्यादा ध्यान देने का मौका मिल रहा है। क्या बात। और मेरे ख्याल से ये एक टॉपिक है कि उर्दू अदब में, दूसरे अदब के बारे में तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन उर्दू अदब में
जितनी तरक्की इस कोरोना काल में हुई उतनी तरक्की एट ए टाइम इतने कम वक्त में इतनी ज्यादा चीजें नहीं लिखी गई हैं। इसलिए कि लोग बिल्कुल मजबूर होके घर में रह गए ना, करे क्या बात बताई आप, बहुत तो बड़ी वो बात। पढ़ेंगे, या तो पढ़ने वाले होंगे तो पढ़ेंगे, इल्म में इजाफा होगा। और बहुत से लोग तो जो व्हाट्सएप पे जो कर रहे हैं उसमें बहुत से अफसानों का तो एक सिलसिला चल निकला है, जिसमें लोग वाह भी कर रहे हैं, अपनी तसनीफात भी डाल रहे हैं और लोग उसमें क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, बैठ के मजे ले रहे हैं। और इससे एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि कोरोना ऐसी बीमारी है कि अगर आप उसके माने जो इस पर जाइएगा कि क्या क्या उसमें जो निशानियां हैं या क्या क्या अलामात हैं, तो फिर आप नर्वस हो जाइएगा। इसलिए इसमें इतना मौका ही नहीं मिलता है। दिन रात वो बिजी है, वो अपने अफसानों को डालने के लिए, उसको सुधारने के लिए, उनको ये देखने ही नतीजा, वो जितने भी इसमें रहे हैं वो अल्लाह के फजल करम से सब खुश खर्रम और सेहतियाब रहे हैं। कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो। ये दूसरी बात ये कि मैं आज इस नादिर मौके का इस्तेमाल करना चाहता हूँ और मैं खुले दिल से इंटरव्यू दे रहा हूँ, और आप लोग इसको जो समझिए, लेकिन इसमें मेरी कमजोरी भी आएगी। मैं दुमका जो है ऐसी जगह है, वो बिहार जो है ऐसे भी पिछड़ा माना जाता है। उस जमाने में जो कंबाइंड बिहार था, अब बिहार दो हिस्सों में बट गया है, तो एक झारखंड हो गया, एक बिहार हो गया। तो यूनाइटेड बिहार में सबसे बैकवर्ड इलाका जो जिला था दुमका, उस जगह में मैं पैदा हुआ 1950 में। और उसके बाद मुझे उर्दू पढ़ाई होती थी क्लास वगैरह में, लेकिन रसाइल नहीं आते थे। तो हम अपनी उर्दू को मजबूत करना चाहते थे, तो हमने कलमी दोस्ती की, 2-3 रसाले मंगवाए डाक से। उस जमाने में टॉफी, महानामा टॉफी लखनऊ से निकलता था, महानामा बचपन बरेली से निकलता था, नौनिहाल टाइम्स मुंबई से निकलता था, उस समय बम्बई था, और कॉमिक जो है मालीगांव से कॉमिक निकलता था। तो इन सब रसाइल में छपने की ख्वाहिश भी होती थी, लेकिन चूंकि मैं दुमका से बिलोंग करता था, बहुत ज्यादा एहसास कमतरी में मुब्तला था। मैं सोचता भी नहीं था कि मैं कैसे मेरी कोई भी तसनीफ उसमें छप सकती है। तो मैंने उर्दू को बेहतर बनाने की एक तरकीब निकाली। अगर इजाजत हो तो मैं वो तरकीब बताऊं। बिल्कुल बताइए, मुफीद होगी हमारे लिए, नाजरीन के लिए। आप बताइए हक साहब, बताइए। वो ये क्या है कि हम जो है 4 जगह हमने अपने कलमी दोस्त बनाए जी। एक गुलाम मोहम्मद जैदी बनाए मालीगांव में, एक अब्दुल मजीद आनिकल बेंगलोर के पास है, एक खावर नियाजी जो भक्खर मियानवाली में है, और एक याद नहीं आ रहा साजिद नाम से गुलबर्गा में। इस तरह से 4-5 हम बनाए थे। और एक खत हम बहुत मुश्किल से लिखे, एक खत कि आपका देखा नाम और मैं आपसे कलमी दोस्ती करना चाहता हूँ, उसको दुरुस्त करवाए अपने उस्ताद से कि देखिए सर इसको हम भेज रहे हैं। तो उसके बाद मेरा कनेक्शन चालू हो गया। जो वहां से खत आते गए उनके अल्फाज हम दूसरे में इस्तेमाल करने लगे। हमने एक रजिस्टर बना लिया था, और जैसे सबका, जैसे खबर नियाजी पाकिस्तान से भेजा, तो जो जुमले इस्तेमाल वो किया है वो हम अब्दुल मजीद के पास भेजते थे, और अब्दुल मजीद का जुमला हम भेजते थे वहाँ मालीगांव। तो इससे क्या होता था कि बचपना था, वो लोग भी सोचते थे कि अच्छा ये जवाब दिया है तो हम भी लिखेंगे। वो कस के लिखते थे तो उनका जुमला दूसरी जगह फेंक देते थे। तो आपने देखा होगा कि कोयला की दलाली में हाथ काले हो जाते हैं ना। जी 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 बिल्कुल हो जाते हैं। वही दलाली करते करते इधर से इधर, इधर से इधर
जुमले और अल्फाज को फेंकते हुए, तो मालूम है करे हम में तो काफी मैंने मेरे हाथ तो काफी काले हो गए हैं। जी जी। तो फिर मैंने लिखना शुरू किया, तो अपने अपने पास रखते थे, किसी को दिखाते नहीं थे और हिम्मत नहीं होती थी। तो एक मेरे कजिन ब्रदर आए पटना से, उन्होंने कहा अरे इससे तो कमजोर टाइप की कहानियां छपती है बचपन में बच्चों की, तो आप इसमें छापिए। तो एक्चुअल में बता दे एक चीज फिर भूल जाएंगे, मेरी लिखने की शुरुआत 62 में हुई थी। हाँ 62 में हुई थी, जब मैं 2 10th साल क्लास का था, तब मेरी उम्र 2 साल की थी। तब मैं 10वीं क्लास में था। तो मैंने एक मजमून लिखा, पेड़ और पौधे और कांटे, फूल और कांटे, पौधे और कांटे, नहीं सॉरी, फूल और कांटे। इसका तज़किरा वो मेरे जो गोशा निकला था शायर में 2012 में है कि जब हम वो दिखाए अपने दादा जान को, जो उस जमाने के वहाँ शायर थे दुमका के। तो हमने दिखाया कि दादा हमने ये मजमून लिखा है, और तो उसका लबो जी। डॉक्टर साहब आपकी आवाज रुक गई है किसी वजह से। हेलो हेलो। तो पौधा, जी जी आवाज आने लगी, अब आने लगी। हेलो, हाँ जी जी। आवाज आपकी, आवाज नहीं आ रही है साहब आपकी, आप इसको अनम्यूट। हेलो नाजरीन, हमारे मेहमान का नेटवर्क चला गया है, जिसकी वजह से वो हमसे जो है वक्ती तौर पर हमसे पसे पर्दा चले गए हैं, और हमें उम्मीद है कि वो बहुत जल्द हमारे साथ फिर आ जाएंगे। और बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी, लेकिन किसी वजह से नेटवर्क ने हमारा साथ छोड़ दिया है। मेहमान के आने की उम्मीद है, हाँ कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़ जाएं, और नामालूम क्या वजह हो गई कि वो बात करते करते पहले तो उनकी आवाज़ जो है हम तक नहीं पहुंचने पा रही थी। और डॉक्टर मुश्ताक वानी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी मैं आपको सुन रहा हूँ प्रतिमा जी, बोलिए। जी 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 जी, बस हमारे मेहमान की तरफ का थोड़ा सा नेटवर्क डाउन हुआ है, तो आप प्लीज कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी जी जी, आप कंटिन्यू करें, और जैसे ही वो ऐड होते हैं मैं उनको आपके साथ ले लेती हूँ। नाज़रीन, एम.ए. हक साहब बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ने की उम्मीद है। जी आ गए, बहुत खुशामदीद हक साहब। हाँ जी 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 जी। तो हम अब अपनी बात जारी रखें। हाँ, ये कि मैंने फिर लिखना शुरू किया, मैं बच्चों के रसायल में छपने लगा। हाँ, तो दादा जान ने कहा, वो बात बहुत जरूरी है। दादा जान ने कहा, मैंने उसका मजमून का लबोलबाब ये था कि पौधा जो है माली से कहता है कि तुम इतने शौक से फूल को ये करते हो, प्यार करते हो, और ये तो पौधा से जुदा हो जाएगा या जुदा कर दिया जाएगा, या तो जुदा हो जाएगा कि वो मतलब है कि फूल मुरझा जाएगा, गिर जाएगा, या जुदा कर दिया जाएगा कहीं माला वगैरह में या मंदिरों मस्जिदों में लगाया जाएगा या मज़ारों में। लेकिन कांटे तो तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे वजूद के साथ, इसलिए उससे नफरत मत करो, वो उस पौधे के साथ ही वो फना हो जाएगा। तो दादा ने कहा कि अगर तुम अपने से लिखे हो तब तो तुम कुछ बड़े अदीब बनोगे। उस वक्त हम सोचते थे कि बड़ा तो छोड़ दीजिए, हम अदीब बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ऐसी जगह में हम रह रहे हैं। हक साहब मैं आपसे कोई बताता चलूं कि हमारे आपके बहुत से चाहने वाले आपको देख रहे हैं और आपको खुशामदीद कह रहे हैं, और आप बहुत शुक्रिया जी, मेरा महसूस हो रहे हैं। हाँ जी। और उनकी खुशी में आज इसलिए इजाफा हुआ है कि एम.ए. हक साहब एक
नाजरीन एक खूबसूरत अच्छा रसाला भी निकालते हैं। हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि हक साहब आप एक बड़ा अच्छा मेयारी उर्दू का रसाला आलमी अनवार तखलीक, जी हाँ, आलमी अनवार तखलीक के नाम से निकालते रहे हैं। कुछ काफी बरस पहले मेरे ख्याल में कोई आप कोई 10 बरस से ज्यादा अरसे से निकाल रहे हैं शायद इसको। 14 से शुरू किए थे। अच्छा, 14 से शुरू किए हैं, ठीक है। हाँ, और ये तो कोरोना की वजह से नहीं निकाल पा रहे हैं, नहीं निकल पाया, लेकिन ये इसमें बड़े अच्छे लोग यानी ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बाहर के कलमकारों को भी आप इसमें जो है उनको भी इसका हिस्सा बनाते रहे हैं। और मेरे पास भी ये रसाला अक्सर आप भेजते रहे हैं और मैं पढ़ता रहा हूँ इसको, और बहुत मेयारी रसाला आपके हाथों निकलता रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा हक साहब, अपनी मालूमात के लिए और हमारे नाजरीन की मालूमात के लिए, कि अफसानचा निगारी जो है खास तौर से ये हमारी वक्त की एक जरूरत बन गई है। अफसानचा निगारी ने असल में जिस तरीके से मैं कहूँगा, आप भी मेरी इस बात से इत्फाक करेंगे और हमारे नाजरीन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी इस बात को जो है बेहतर समझते हैं, समझेंगे कि जिस तरीके से नाविल जो है दास्तान की तरक्की याफ्ता शक्ल का नाम है, और उसी तरह से नाविल के बाद जो है अफसाना आया, तो अफसाने को हम नाविल की तरक्की याफ्ता शक्ल कह सकते हैं। और इसके बाद हम अगर देखें तो उसके बाद मुख्तसर अफसाना आया, और अब मुख्तसर अफसाने के बाद जो अगला पड़ाव है हमारी फिक्शन के इस इर्तिका का या सफ़र का कहिए, तो एक अफसानचा नाम की एक सिन्फ वजूद में आ गई। और हम देखते हैं कि ये सिन्फ भी काफ़ी आजकल के दौर के अंदर, जबकि आज का इंसान बहुत हद तक साइंसी और मशीनी दुनिया का इंसान है, तो इसके पास इतने औकात, इसके पास इतने बहुत सारी मसरूफियात में ये अपना वक्त नहीं निकाल पाता है, और अगर निकलता है तो अफसानचे की ज़रूरत जो है महसूस हुई है। हक साहब आप हमसे गायब हो गए थे, बार बार नेटवर्क हम आपको जो है हमसे थोड़ा सा अलग कर देता है। इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल हमारे साथ आप जुड़े रहिए इंशाल्लाह। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अफसानचा जो है, अफसानचे के हवाले से मैं ये जानना चाहूंगा कि अफसानचा निगारी का शौक आपको कब से पड़ा, और क्या जरूरत पड़ी थी कि अफसाने के बजाय आपने अफसानचा निगारी का इंतखाब किया। ये जो आपके अंदर वो तख्लीकी हिस्स जिसको हम कहेंगे, ये कहाँ से आई अफसानचा निगारी की, इसके बारे में थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइए। अफसानचा निगारी की तरफ आप किस तरह माइल हुए? तो पहले मैं जी हाँ, बहुत सारे नाज़रीन मैंने आपसे ये जो है शहनाज रहमत साहिबा आई हैं, आपको सलाम कह रही हैं, और इसके अलावा बहुत सारे यहाँ स्क्रीन पर कुछ नाम मुझे उभरते हुए नजर आ रहे हैं, फौरी तौर पर गायब भी हो जाते हैं, मैं उनको पूरा पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ अपने नाजरीन से। लेकिन आपको नाजरीन का मोहब्बत भरा सलाम आप तक पहुंचा रहा हूँ, और खुशामदीद कह रहे हैं आपको लोग। और शफीक सुल्तान है, खुशामदीद कह रहे हैं आपको। इस तरीके से अमानुल्लाह सागर साहब हैं, आपको खुशामदीद कह रहे हैं, और अफसानचा निगारी के एक बहुत बड़े इमाम हैं आप, ये इनका एतराफ़ है और मैं भी ये कहता आया हूँ। तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि अफसानचा निगारी की तरफ आपका रुझान और आपका जहनी मैलान ये किस तरह से हुआ? वो ये है कि पहले मैं तो अदब अतफाल की तरफ था, उसके बाद मैं तवील अफसाने लिखने लगा, और तवील अफसाने मेरे शाये भी हुए उस जमाने में। तो उसके बाद मैंने मार्क किया कि लोग तफसील से भाग रहे हैं, और एक चीज और भी है कि हमने मार्क किया कि IAS में जो एक उस जमाने में होती थी प्रेसी राइटिंग होती थी कि भाई किसी बड़ी तख्लीक को, बड़े पैसेज को छोटी तख्लीक में, छोटे पैसेज में बनाना। तो ये टफ काम था और ये चैलेंजिंग काम था,
और शुरू से मुझे चैलेंज को एक्सेप्ट करने की एक समझ लिए कि दिली ख्वाहिश होती थी। और ये मैंने जो अपनी पीएचडी भी की है, ये साइंस का स्टूडेंट था। लोग एक मेरे दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने चैलेंज किया कि भाई तुम क्या कर सकते हो, मतलब ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं खामोश रहा। फिर मैंने प्राइवेट से बीए किया और फिर एमए किया, फिर पीएचडी किया और अब मैं डीलिट की तैयारी में हूँ। वाह 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 वाह, मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। डीलिट का टॉपिक सुन लीजिए कि इंशाल्लाह। हेलो, हाँ, मैं बात सुन रहा हूँ आपकी। जी जी, हक साहब कहिए। डीलिट का टॉपिक होगा कि उर्दू अफसांचा का तकाबली मुताला दुनिया के मुख्तलिफ अफसांचों से, मुख्तलिफ जुबानों के अफसांचे जो हैं दुनिया के, उसका तकाबली मुताला उर्दू के अफसांचों से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये एक नादिर चीज होगी। और हम तो इतना जानते हैं कि हमने जब हिंदी वालों से कहा कि लघु कथा जो आपकी है मेरे उर्दू अफसांचा के सामने टिकती नहीं है, उन्होंने कहा कैसे? हमने एग्जाम्पल देख के बताया कि देखिए आपके यहाँ जो है ना, इतनी मुख्तसर में कोई दिखा दीजिए हमको, मुख्तसर तरीन जो हमने अफसांचे बताए उनको। और आप तो लघु कथा लिखते हैं, लेकिन आपका एक लंबा पैसेज रहता है, आप इतनी छोटी सी तख्लीक दिखाइए हिंदी में, तो खामोश हो गए। तो एक एग्जाम्पल है। तो अच्छा, उसके बाद जब मैंने देखा कि कम शॉर्ट में लिखने पर, हमारे एक रिश्ते में अफसर हुआ करते थे, तो उनको देखते थे कि वो बड़ा बाबू जो हैं वो उनकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत मानते हैं उनको। हमने पूछा कि भाई इतने स्टाफ हैं, सबसे ज्यादा उनको क्यों मानते हैं? बोला इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये मेरे पास जो एप्लीकेशंस आते हैं, जो दरखास्तें आती हैं, उसको ये पढ़ता है और शॉर्ट में नोट बना के भेजता है, जिसमें उसके अगराद व मकासद बिल्कुल शॉर्ट में रहते हैं कि वो दरखास्त दहिंदा कौन है और क्या चाहता है। तो इतना अच्छा लगता है कि कम वक्त में हम बहुत ज्यादा काम निपटा लेते हैं। तो मुझे लगा कि जब ये एक मामूली बड़ा बाबू को साहब इतनी इज्जत देते हैं, तो अगर हम भी बड़ा बाबू की तरह छोटी तख्लीकात शुरू करें, तो अदब नवाज लोग जो हैं बड़े बड़े, वो तो बहुत मोहब्बत करेंगे मुझसे। तो यही वजह है और कि मैं अफसांचे की तरफ राग़िब हुआ। और जब मैं लिखता गया और ये लोगों की जो पजीराई मिलती गई, बस मैं उसी में मगन रहा, खुश रहा। बीच बीच में लोगों ने कुछ चैलेंज किया कि नहीं आप अफसाने नहीं लिख सकते हैं, तो मैंने फिर कुछ अफसाने भी लिखे। और मेरा अफसानों का मजमुआ भी अब आने वाला है, उसको अब हम तरतीब दे रहे हैं, पुरानी फाइल को निकाल रहे हैं। तो हक साहब, मैं जानना ये चाहूंगा, इस दौरान हमारे साथ बहुत से जो है दोस्त, अदब नवाज, अदब शनास, आपके चाहने वालों की एक बहुत बड़ी लाइन है। बहुत से नाम मैं नहीं पढ़ पाया हूं, लेकिन बहरहाल बहुत से महाराष्ट्र से और मालीगांव से और कहां से आपको खुशामदीद कह रहे हैं, और आपको एक मोतबर और यूं कहना चाहिए कि मुस्तनद और मोतबर अफसांचा निगार के नाम से आपको लोग याद कर रहे हैं। और एक कमेंट आया था किसी दोस्त का कि आपके बगैर जो है उर्दू अफसांचा निगारी की तारीख कभी भी मुरत्तब नहीं की जा सकती है। तो ये बहुत बड़ा एजाज है आपकी शायान शान, आपकी शान में, आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। हक साहब, एक बात बताइए, आपने जिंदगी के कई मसाइल और मामलात को बहुत करीब से देखा है। ये देखिए, एक साहब आए हैं, ये मेरे भी दोस्त हैं, मोहम्मद अलीम इस्माइल, इस्तकबाल हक साहब आपको खुशामदीद कह रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे नूर जमशेदपुरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं,
आवाज बहुत कम आ रही है। आपको आवाज आ रही है? आवाज कम आ रही है, आ तो रही है, कम आ रही है। हाँ हाँ, मैं आपको, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। हाँ, मोहम्मद जमशेद साहब आपको खुशामदीद कह रहे हैं। एक बहुत बड़े, अगर मैं नाम पढ़ता चला जाऊं तो काफी वक्त निकल जाएगा। और जी। आपके साथ जो एक दिलचस्प हमारी आज ये मुलाकात हो रही है अदब की और फिक्शन के हवाले से, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं हक साहब के, आपकी नजर में इस वक्त हमारे हिंदुस्तान में मोतबर और कमाल के अफसानचा निगार कौन कौन है? कुछ नाम बताइए आपकी नजर में जो बड़े कमाल के अफसानचा निगार हैं, जिनको बड़ी अफसानचा निगारी पर बड़ी खासी दस्तरस हासिल है, खासी पकड़ है फन पर, और उसकी जो टेक्निक है या उसके जो तकाजे हैं, इस हवाले से बताइए कौन कौन ऐसे नाम हैं जो आपकी नजर में? इसको हम दो हिस्सों में बांटेंगे। एक तो पुराने लिखने वाले और एक नए लिखने वाले। बेहतर है। तो पुराने लिखने वाले में तीन नाम हैं अभी मेरी नजरों के सामने, जो हाल ही में हमारे साथ थे और अब नहीं रहे। तो हम इस प्रोग्राम के तवज्जुह से उनको खिराज अकीदत भी पेश कर रहे हैं। एक हमारे मुंबई के थे मीम नाज। जी, मीम नाज साहब मैंने भी उनको पढ़ा है कई जगहों पे। जी। और दूसरे औरंगाबाद के थे आरिफ खुर्शीद। जी, आरिफ खुर्शीद साहब को भी जानता हूँ। जी। और तीसरे बीजापुर के थे, हमारे दोस्त भी थे, वो रऊफ खुश्तर। हाँ, रऊफ खुश्तर साहब। जी जी। तल्दो मज़ाह में भी उनका नाम था। तीन अफसानचा निगार बहुत ही गहराई से लिखते थे, और ये तीनों का नाम तो ये अफसानचा निगारी के तामीर में इनका नाम लिया जाएगा। और अभी जो प्रेजेंट बचे हुए हैं उसमें सबसे भारी, सबसे मुस्तनद, और वैसे भी जसामत में वो सबसे भारी हैं भी, मोहम्मद बशीर मालेर कोटलवी। मोहम्मद बशीर मालेर कोटलवी। हेलो हेलो हेलो। जी सर, एम.ए. हक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी 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 सर, मुश्ताक साहब का नेटवर्क थोड़ा डाउन हो गया है, वो स्ट्रीम से बाहर चले गए हैं, तो आप प्लीज अपनी बात को जारी रखें, हम सब सुन रहे हैं आपको। जी 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 जी, आप उसको जारी रखें। जी हाँ जी। तो सबसे बड़ा नाम जो है अभी के इसमें वो मोहम्मद बशीर मालेर कोटलवी हैं। जी जी। और हाँ, मोहम्मद बशीर मालेर कोटलवी हैं। उसके बाद एम मुबीन हैं, बहुत पुख्ता लिखने वाले, वो भिवांडी के। और दीपक बुदकी जी हैं, इन्होंने भी काफी दिनों से अफसानचा निगारी को अपना शौक बनाया है। और डॉक्टर अजीम राही, इन्होंने अफसानचा निगारों को एकजुट किया। पहली बार इन्होंने अपनी एक किताब में, ये इन्होंने, सब लोग अफसानचा निगार बिखरे हुए थे, तो इन्होंने एक किताब निकाली, जस्ट नाम भूल रहे हैं उनका नाम, रिवायत, अफसानचों की रिवायत।
हाँ, तो अफसांचे की रवायत में भी उनका ये था, और सब लोग जुटते गए। उसके बाद बड़े नाम में रौनक जमाल भी हैं, हमारे नक्शब मसूद भी हैं, और ये है कि आपको एक हैं अहमद कमाल हशमी, ये काकी नारा के हैं, और सबसे बड़ी उन्होंने एक अवलियत हासिल कर ली अफसांचे में। ये जो अफसांचों की जो शाम है, इसकी शुरुआत उन्होंने पहली शुरुआत कर दी थी काकी नारा में 8 अक्टूबर को। जी 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 जी। उसके बाद फिर ये दूसरा हुआ इंटरनेशनल। जी जी, अक्सर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो मुश्ताक साहब आप जारी आप अपनी ओर से जारी रखें, वो नेटवर्क कुछ गड़बड़ है, आप बोलते रहें। हमारे दोस्त हक साहब की आवाज किसी वजह से नाजरीन हम तक नहीं पहुंच रही है। आप मुश्ताक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, प्रीतिमा जी, मैं आपको सुन रहा हूँ जी। बिल्कुल। तो आप अपनी ओर से बात को जारी रखें, मैं नेटवर्क बात को जारी रखे में जो भी आता है मैं उसे ले रही हूँ। जी, आप बात जारी रखें। साहब जुड़ जाएंगे नाजरीन, हमारे मेहमान नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से, और आज यूं भी हमारे खासतौर जम्मू कश्मीर में मौसम कुछ खराब है, अबर आलूद है, आसमान अबर आलूद है, और मतला साफ ना होने की वजह से जो है बारिश भी है, जिसकी वजह से नेटवर्क बार बार हमारा साथ छोड़ रहा है। हमारे बस में ये मामला तो नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे मेहमान बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर से ये गुफ्तगू बराबर जारी रहेगी। लेकिन तब तक के लिए मैं आपको ये बताता चलूं कि ये हमारे वो मेहमान हैं कि जिनका उर्दू अफसांचा निगारी में एक खास नाम और मकाम है, और इन्होंने जो नाम अभी तक ये गिनवा रहे थे उर्दू अफसांचा निगारी के हवाले से, यकीनन ये वो लोग हैं, ये वो ज़हीन लोग हैं उर्दू अफसांचा निगारी के हवाले से हमारे हिंदुस्तान के अंदर, कि जो इन्होंने जो है पुराने जो लोग जिनके इन्होंने नाम लिए, जैसे मीम नाग साहब का लिया, आरिफ खुर्शीद साहब का लिया, और इसी तरीके से और भी एक शख्स का नाम लिया जिसका हेलो। हाँ हक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आप वापस आए, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। ये जो है असलम जमशेदपुरी भी हैं, आपके कश्मीर अनंतनाग के राजा यूसुफ भी हैं, और वो मालिक कोटलाही के सालिक जमील बराड़ भी हैं, जो अभी एक रिसाला निकालते हैं पंजाब। और आपको इश्तियाक सईद भी है मुंबई के, और एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हमारे अनवर मिर्जा, ये मुंबई के हैं। अफसांचा में इनकी पकड़ भी है, और ये 50 लफ्जी अफसांचे लिखते हैं। और ये अभी व्हाट्सएप ग्रुप में इन्होंने अफसांचे पर, हक साहब, हो सकता है कि हमें नेटवर्क फिर जो है एक दूसरे से जुदा कर दे। मैं आपसे ये आपका एक अफसानचों का मजमुआ 2018 में छपा है जी, इसका नाम डंक है जी। इसमें किस नौइयत के ये जो आप इसमें जो अफसानचे शामिल हैं वो किन मसाइल और किन मौजुआत को जो है समेटे हुए हैं अंदर, अपने अंदर, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसमें किस नौइयत के अफसानचे रखे हैं आपने, ये जो डंक है? जी, वो डंक वो एक सिंबॉलिक नाम है। तो जैसे आप अगर इत्मीनान से कहीं बैठे हुए हैं, खुदा न खास्ता कोई नुकीली चीज चुभ जाती है, तो आप बिल्कुल चौंक जाते हैं। अगर पैर नीचे है तो उठा लेते हैं, या कहीं कांटा गड़ जाता है तो पैर फौरन उठ जाता है। तो मैं उसी टाइप के अफसानचे इसमें डाला हूं, जिसको पढ़ने के बाद कारी जो है वो चौंक जाता है, और उसको ऐसा डंक मारता है ना। उस पर मैं एक छोटा सा अफसानचा पढ़ना चाहूंगा। हाँ, सुनाइए, अफसानचा बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, वो डंक का वो अफसानचा डंक का ही है। उसका उन्वान भी डंक में डंक ही है।
हाँ हाँ। और ये मैंने अफसानचा राजा यूसुफ को मानून किया था। हाँ वो हाँ आपकी खिदमत में हाजिर है। एक नया अफसानचा लिखने वाला अपने महल्ले के संजीदा एक बहुत बड़े अफसाना निगार के रवैये से बहुत नाला था। जब भी वो जाता था दिखाने के लिए कि सर मैंने ये अफसाना लिखा है, तो वो उसकी तारीफ नहीं करता था, बल्कि उसको बहुत ही बुरे ढंग से बिहेव करता था। तो एक दिन वो बिल्कुल तैयारी करके गया कि आज हम बेहतरीन से हम सुनाएंगे उनको। तो वो लिख के ले गया। लिख के लेने के बाद उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि देखो, अफसाना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम बेमतलब का मेरा भी वक्त बर्बाद करते हो और अपना भी वक्त बर्बाद करते हो। तो इस बार वो नौ आमोज जो अफसाना निगार था वो बिल्कुल ही मैंने नर्वस नहीं हुआ और उसने मजबूत लहजे में कहना शुरू किया कि सर, सुन रहे हो हुजूर? मैं बराबर सुन रहा हूं आपको। हाँ, कि सर ये आप ही की कहानी है जो 1970 में 20वीं सदी में छपी थी। मैंने तो सिर्फ इसके उन्वान ही और किरदारों के नाम ही बदले हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। क्या बात, क्या बात। तो हक साहब बड़ा दिलचस्प और बहुत ही माने खेज वाकई ये अफसानचा आपने सुनाया। मैं जो आपको मौजू दिया है तहरीक बकाए उर्दू ने, वो बड़ा मालूमाती मौजू और बल्कि जरूरत है कि इस पर आपकी गुफ्तगू हम और हमारे नाजरीन सुने। वो है अफसानचा निगारी। हाँ जी, एक अच्छा है कि अफसानचा निगारी में बता रहा हूँ। अभी क्या है कि अफसानचे पर जो काम हो रहा है, अफसानचों का जो जुनून चढ़ के बोल रहा है, तो मैंने पुराने लोगों के नाम लिए, मैं कुछ नए लोगों को नाम लेना चाहता हूँ। नए लोगों में 2-4 नाम हैं जो बहुत ही फाल हैं, तो हैं। ये कोलकाता से बिलोंग करते हैं। हेलो, हाँ, मैं आपकी आवाज सुन रहा। ये कोलकाता से बिलोंग करते हैं और ये बहुत ही ज़हीन अफसानचा निगारी करते हैं। माने जहानत तो ऐसे भी रहते ही अफसानचा में, ये जहानत से भरपूर अफसानचे पेश करते हैं। दूसरा नाम है मोहम्मद अलीम इस्माइल। जी, अभी उनका यहाँ मैंने नाम पढ़ा। हाँ, नांदूरा में। इनके 2 अफसानचे के मजमुए आ गए इतनी कम उम्र में, एक रंजिश और दूसरी उलझन। तो इनकी पकड़ अफसानचे पर बहुत मजबूत होती जा रही है। अभी भी बहुत ज्यादा पकड़ नहीं है, लेकिन बहुत तेजी से ही जा रहे हैं और इनकी रफ्तार को देख के लगता है कि बहुत ही कम वक्त में ये ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे। और नए लिखने वालों में डॉक्टर यास्मीन अख्तर भी हैं, भागलपुर की, और मुंबई की हैं वो तबस्सुम अशफाक शेख हैं, नूर जमशेदपुरी है रियाज की, और आपको इस तरह से और भी नाम है, अरशद मुनीम है मारिल कोटला के। ये लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। अब आपने जो सवाल किया है कि अफसानचे के लवाजमात क्या होने चाहिए, हाँ, यानी इसकी अहमियत क्या है अफसानचे की और इसके तकाजे क्या हैं, तो जाहिर है इस पर गुफ्तगू चाहेंगे हम। आवाज जा रही है? बराबर आवाज बेहतर आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? तो हम उसका बता रहे हैं। तकाजे को समझने के लिए पहले मैं एक मिसाल देना चाहूंगा। जी। जो राजमिस्त्री जो काम करता है, हाँ, अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि अफसाने और अफसानचे में फर्क ये है कि अफसानचे को देखने में छोटा लगता है ना, लेकिन वो है बहुत खतरनाक शय, बहुत भयानक चीज है वो, और उसको बरतना चाहिए। ये नहीं कि फौरन लिखा और डाक के हवाले कर दिया, छपने के लिए भेज दिए
और उसमें कमजोरी रह जाती है। तो जिस तरह से राजमिस्त्री प्लास्टर जब करता है तो वो अपनी करनी से, हम लोग इस इलाके में करनी कहते हैं, जिसको पकड़ के वो सीमेंट के और बालू के मिक्सचर को वो दीवारों पर लथेड़ता है। तो अफसांचा निगार को भी इसी तरह से मैटर को दीवार पर लथेड़ देना चाहिए। अब उसके बाद इत्मीनान से उसको धीरे 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 देखिएगा कि वो अपने जो लकड़ी का रहता है दत्ता, उसको पकड़ के धीरे धीरे वो दीवार से उसको ये करके जो फादिल जो ये है, जो फादिल सीमेंट है, गौर से सुनिए, फादिल जो सीमेंट है उस सीमेंट को गिराता जाता है और जितनी जरूरत है जो देखने में खूबसूरत भी लगे, और उसके बाद फिर उसकी नक्काशी करता है, फिर उसमें घोला हुआ सीमेंट डालता है, फिर जितनी भी कर सकते हैं। अगर और इसमें करें तो उसमें ये क्या नाम है, मार्बल का भी काम कर सकते हैं। तो मतलब मेरा ये कहना है कि अफसांचा में जो जहन में ख्याल आ रहा है उस ख्याल को एक कहानी की शक्ल में आप पहले लिख दें, लिखने के बाद उसको देखते रहें और उसमें जहां पर भी फादिल अल्फाज हैं वो निकालते जाएं। जो फादिल, जैसे एक एग्जाम्पल है कि आप लिखिए, शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी, जब शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी, अब आपका ये लिखना कि चेहरा पसीना से तर था, आंखें लाल थी, है ना, ये अब कारी को छोड़ दीजिए, क्योंकि कारी पहले भी बोल चुके हैं और जोगेंद्र पाल साहब भी बोले हुए हैं कि कारी बहुत ज़हीन है, कारी ज़हीन है। आपको अब उसकी तफसील बताना नहीं है, आप वहीं से आप आगे बढ़िए जो बताना चाह रहे हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप, हेलो, हाँ, मैं बात सुन रहा हूँ हक साहब, आपकी बात मुझ तक आवाज आ रही है, आपकी बातें मैं सुन रहा हूँ। जी कहिए। एक तो वो हुई बात, दूसरी बात कि जो तकरीर है, जो कहते हैं, उसको इन्वर्टेड कॉमा वाला नहीं करना चाहिए इस्तेमाल। यानी जो उन्होंने कहा अमीनो अन, वो बात कह दिए। अब उसने जैसे कोई लड़का फिल्म देख के आया सेकंड शो 12 बजे रात को, अब दरवाजा खोलता है, अब वो लेक्चर देना शुरू किया, बदतमीज कहीं का, तुमको कुछ अकल नहीं है, इतनी रात को तुम फिल्म देख के आए हो, क्या पढ़ोगे। तो मालूम हुआ कि आधा पैसेज वो तकरीर कर दिया, इसकी जरूरत नहीं है। बस लिखिए कि रात को बेटा आया, बेटा को उसने काफी झिड़कियां लगाई, काम खत्म, डांटा और ताकीद की कि आइंदा नहीं, तो ये शॉर्ट हो गया। तो ये इस तरह से डिफरेंट जाविये, डिफरेंट एंगल से उस तसनीफ को देखना है, और उस तसनीफ को देखने के बाद छोड़ दीजिए, और फिर एक हफ्ता के बाद उस तसनीफ को जहन में तस्वुर कीजिए कि आपके किसी दुश्मन, किसी जिससे बहुत ही आपको नफरत हो या जिससे बहुत ही आपका अच्छा साबका नहीं है, आप सोचिए कि उन्हीं की तख्लीक है। अब आप सोचिए कि उनकी तख्लीक है, तो आप कैसे निकालिएगा उसमें मीनों में, आप उसमें निकालते जाइए। आप मत सोचिए कि आपकी तख्लीक है, उसी बदतमीज की तख्लीक है, और इतना वो लिखेगा, देखते कहाँ वो गलती किया है, तो वो गलतियां एकदम सामने उभर के आती जाएंगी, और फिर उसको वो किनारे हटा देने के बाद जब ये क्लियर हो जाए तब वो छपने के लिए भेजे। जनरली क्या होता है कि अखबारात में जो अफसांचे छपते हैं उसके मैं म्यार से बिल्कुल ही सेटिस्फाइड नहीं हूं। इसकी वजह क्या है कि देखिएगा कि अखबार का पेट बहुत बड़ा होता है, उसको मवाद चाहिए, और उसको हमेशा मवाद चाहिए, हर वीक चाहिए, और उतने लिखने वाले हैं नहीं, जो भेजते हैं छाप देते हैं। तो गैर मियारी अफसांचों की तरसील में सबसे बड़ा काम, माने सब खेल को बिगाड़ रहे हैं वो जो अखबारात के मुदीरान अगर अफसांचा फहम हो और वो मियारी ही अफसांचा शाये करें,
तो अफसांचे में एक बड़ा काम हो सकता है। हाँ, वाकई सही है। और तीसरी बात ये है जो अफसांचे में कि ये जो आपको हमने कहा कि जो गैर जरूरी मौसम के बारे में या उसका जो इजहार है गुस्से का, तो आप शॉर्ट में लिखें, तकरीर करना नहीं, हाँ। तंबीह करना है शॉर्ट में। और यहाँ तक कि जैसे ही तवालत जो है ना, वो तवालत जो अफसांचे की मौत है, तवालत तो हाँ। सबसे मेन मकसद है कि हाँ, अगर मुख्तसर इतना भी ना करें कि वो इबहाम हो जाए, यानी उसमें अब समझ नहीं, आपको हिंट देना होगा कि जो है हाँ। वो उसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं। है कि जो हाँ। कारी है वो अफसांचा निगार के कलेजा के अंदर या हट के अंदर घुस के नहीं देख पाएगा, वो तहरीर में ही कुछ इशारे रहने चाहिए, तो वो उसको देख के वो बता सकता है। हक साहब, यहाँ एक सवाल उभरता है, आपकी गुफ्तगू से ही मैं ये सवाल सामने आ रहा है मेरे ज़हन में कि अफसांचा कम अज कम कितनी सतूर पर मुश्तमिल होना चाहिए? क्या इसकी कोई खास कायद है, या देखिए ये चीज के हम क्या एक सफ़े के सफ़े पर जो तहरीर है अफसांचे की शक्ल में, क्या हम उसको अफसांचा कहेंगे? देखिए, मेरा अपना मानना है हाँ, कि जब आपने कभी सुना है कि किसी के दास्तान की क्या लिमिट होनी चाहिए? नहीं, हमने तो नहीं सुना। कभी नहीं सुना कि दास्तान की कितनी लिमिट होनी चाहिए? नहीं, नहीं, ये नहीं सुना। लिमिट होनी चाहिए, ना अफसाने की कितनी लिमिट होनी चाहिए, ना गजलों की, ना किसी की। तो भैया ये बेचारा नंगा भूखा अफसांचा, अब इसको कैद में डालना है अगर, और ये अगर इसमें तहरीर को ये कर दीजिए, इसमें मेन मकसद ये है ना कि अफसांचा को जितना से जितना मुख्तसर हो। तो मुख्तसर अफसांचा जो है वो, अब एक और राज की बात बता ही दे आपको, आज जब दिल खोल के बात हो रही है, तो मैं खास के 1.5 पन्ने के अफसांचे को भी तारीफ करता हूँ। क्यों करता हूँ? कि वो बेचारा अफसाना छोड़ के यहाँ आया, 5 पन्ना का लिखता था, अब 1.5 पन्ना पर आया है। कभी न कभी तो वो 1 पन्ना पर आएगा, कभी न कभी तो वो आधा पन्ना पर आएगा। तो जिस दिन वो आधा पन्ना या और कम पर आएगा, तो मैं उसके पीठ पर शाबाशी की थपकी दूंगा कि वाकई तुम अब तुम माने बेहतरीन अफसांचा निगार बन गए। तो ये राज की बात तो अब हमको यहाँ अफसांचे की आगोश में आ गए हो, कहने का मतलब ये है। तो ये जो है मुख्तसर जितना हो सके। बहुत खूब। अच्छा हक साहब, एक चीज और है, कुछ लोग, ज्यादा तो नहीं लेकिन एक इक्का दुक्का कुछ लोग यकसतरी कहानी भी कहने लगे हैं। कोई यकसतरी कहानी क्या है ये? क्या आप एक सतर को कहानी कहेंगे आप, या इसको आप क्या नाम दे रहे हैं, ये यकसतरी कहानी? देखिए, ये फैशन भी चला है हमारे इस फिक्शन के मैदान में कि कुछ लोग जो हैं यकसतरी कहानी के नाम से कुछ सतूर की सूरत में जो है यानी उसको कहानी कहने लगे हैं। मेरे ख्याल में ये कोई संजीदा सोच नहीं कह सकते हम इसको, या कहानी की, बल्कि एक तरह की आपने जो अभी बात की यकसतरी कहानी, ये डिपेंड करता है कि जो कहानीकार क्या बोलना चाहते हैं। अभी क्या है कि एक दौर, एक रिवाज चल पड़ा है ये बनने का, क्या बनता है कि मौजिद बनने का, कि हमने एक सतरी निकाली है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो भी फिक्शन है, ये फिक्शन जैसे ही नाम लेते हैं उसमें कहानीपन ऑटोमेटिक आ जाता है। अब जैसे दास्तान है, वो फिक्शन है, फिक्शन की एक तवील किस्म है, तो उसमें कहानीपन है, नावल में भी, अफसाना में भी, अफसांचा में भी। ये कहानीपन का फिकदान रहता है वो एक सतरी में। एक सतरी में कहानीपन किसे कहते हैं? कहानीपन का मतलब ये हुआ कि कारी जब वो तहरीर बैन सतूर जब तहरीर पढ़ता है ना, तो वो अपने आप को वहां पाता है। अगर वो
तहरीर की रवानी के साथ अगर कारी वहां मौजूद है ना, जैसे अभी हमने एक वही छोटी सी कहानी बताई कि वो लड़का जाता था वहां और उसकी पजीराई नहीं होती थी बल्कि खिंचाई होती थी, और उसके बाद जब वो उन्हीं की कहानी को के उन्वान और किरदारों के नाम तब्दील करके वो जब उनके पास गया तो इतना पढ़ते पढ़ते कारी भी वहां बैठा हुआ है, कारी भी साथ साथ चला जा रहा है, कारी भी महसूस हो रहा है। और जैसे जैसे उसने कहा कि वो सर आप ही की कहानी है, तो उसके बाद अब सांचे में अब आगे नहीं बताना है। अब जैसे ही आगे हम बताते कि वो जो थे उस्ताद मोहतरम, उनका चेहरा लटक गया। बहुत से ऐसे अब सांचे देखते हैं, वो रिजल्ट मत बताइए, वहां पर मारिए, आप झटका मारिए। अब वो गिरा कि पड़ा, दर्द कितना हुआ ये आप महसूस कीजिए, ना कि हम ना दिखाएंगे आपको। अब आप महसूस कीजिए कि कैसा उसको लगा होगा, कैसा चेहरा हुआ होगा। अब ये तो आप भी अंदाजा लगाइए। ये जो अंदाजा लगाने का जो माहौल है ना, यह जो अंदाजा लगाना है, दिस इज कहानीपन। और यही कहानीपन का फिकदान है वो एक छतरी में। वो जैसे नहीं जो नंगी क्या नहाए क्या निचोड़े क्या पहने, और एक्यूरेट याद नहीं आ रहा है, तो वही हालत वो एक छतरी कहानी की है। तो इसलिए उसमें कहानीपन नहीं है तो क्या बात कीजिएगा। एक्चुअल में एक्चुअल में अफसानचा जो है वो एक माने अफसाने का बोनसाई रूप है। बोनसाई जो होता है छोटा रूप, आप देखा होगा छोटा छोटा ट्रे में बरगद का पेड़, आम का पेड़, और वो जिंदा रहता है। उसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कि उसको बनाने में काफी महारत और काफी मेहनत दरकार होती है। तो ऐसे हालत में जो अफसानचा है वो भी उसी मेहनत का वो तलबगार है, उसी मतलब अर्करेजी वो चाहता है। तो वो तो चीज वही एक मेरी एक बहुत छोटी कहानी है जिसको कि आपको कश्मीर के ही एक मोहम्मद फारूक हैं, उन्होंने अपने मकाले में अपने रिसर्च में दिया है। तीन अफसानचों को दिया है, बहुत बेहतरीन अफसानचों में। एक मंटू का है और एक मेरा है, एक आरिफ खुर्शीद का जो अभी हमारे बीच नहीं रहे। तो मेरी जो कहानी थी उसमें आप सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग यहाँ अफसानचा से जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि उसको आप सुनाइए। है मुजरिम। हाँ, उसको सुनाइए हमें कहानी का उन्वान है मुजरिम अफसानचे का। उसकी बेटी जब ट्रेन के टॉयलेट से वापस उसकी बेटी ट्रेन के टॉयलेट से वापस आकर अपने पापा से बोली कि पापा अब अभी तक गलत हिंदी लिखते हैं, और वो दोहरी शर्म से गड़ गया। ये 1.5 लाइन की कहानी है। तो आप इसमें समझ लीजिए कि इसमें कैरेक्टर भी है, डायलॉग भी है, प्लॉट भी है, मैसेज भी है, अमल भी है, रद्द अमल भी है। तो ये कंप्लीट मुकम्मल अफसानचा हुआ, जिसमें कि अब आजकल तो बाप ने कहा बेटा ने जवाब दिया, ये अफसानचा में लाते हैं, मेरे ख्याल से है नहीं। अगर इसमें लाना भी है, अगर इसको बेहतरीन ढंग से देना भी, उसको अफसानचे के जुमरे में लाना भी है, तो उसको ऐसा करना होगा कि बाप ने काफी गुस्सा से चिल्लाते हुए कहा। तो जैसे ही गुस्सा से चिल्लाते हुए कहा ना, तो कारी के जहन में उस आदमी का चेहरा गुस्सा वाला, गुस्सा वर्ड भी अगर आप देखिएगा ना कहीं जैसे ही गुस्सा देखिएगा तो आपके जहन में एकदम बहुत चेहरा आग बगुला टाइप का किसी आदमी का नजर आएगा, ऐसा गुस्सा। कहा जहां देखिएगा तो लगेगा कि कोई कहा लगा रहा है। तो उसमें वो रहे कि बाप ने बहुत गुस्से से झटके से वो खड़ा हुआ और अपने बेटे से कहा। तो इसमें एक अमल भी है, रद्द अमल भी है, एक्शन भी है,
और उसी से कहानीपन बनती है। सिंपल लिख देने से कि बाप और उसके बाद डायलॉग और फिर बेटा, डायलॉग भेज दिया और अखबार में छप गया, दिस इज नॉट ए अफसांचा, ये अफसांचा नहीं हो सकता है। हाँ हाँ। अच्छा हक साहब, एक बात है, कोई अफसांचे, 2-3 अफसांचे अपने सुना लीजिए जिनको आप अपने बेहतरीन अफसांचों में शुमार करते हैं, सुना सकते हैं? जी जी हाँ, कोई 2-3 अफसांचे सुना लीजिए हमारे नाजरीन को, ताकि पता चले कि अफसाने की जो टेक्निक है और इसके जो तकाजे हैं, वो एक प्रैक्टिकल, एक तरह का समझ लीजिए, एक तरह का वर्कशॉप हो जाएगा यहाँ इस गुफ्तगू में, और ये बताया जाएगा नाजरीन को, हमारे जो नौआमोज एक नस्ल पड़ी है जो अफसांचे की तरफ माइल हो रही है या अफसांचे लिख रही है, उनको बड़ा फायदा होगा, जाती तौर मुझे भी फायदा होगा और बाकी लोगों को भी फायदा होगा। जी, मेरी जो पहली किताब का जिक्र आपने किया, नई सुबह, हाँ, तो नई सुबह का पहला अफसांचा मैं पेश कर रहा हूं। उन्वान है एक सबब। जी, एक सबब। उन्वान है एक सबब। हाँ हाँ। प्रोफेसर सिराज अहमद आज काफी खुश थे, और क्यों ना होते। उर्दू की बदहाली के असबाब के मौजू पर उनका एक टीवी प्रोग्राम 8 बजे शब को टेलीकास्ट होने वाला था। अच्छा। उन्होंने अपने तमाम दोस्तों और मिलने जुलने वालों को प्रोग्राम से लुत्फअंदोज होने के लिए अपने घर मदऊ किया था। जी। मेरी एक दरखास्त है कि बहुत गौर से सुना जाए। जी जी, मैं गौर से सुन रहा हूँ इसको, और नाज़रीन भी गौर से सुन रहे होंगे। प्रोफेसर सिराज अहमद आज काफी खुश थे, और क्यों ना होते। उर्दू की बदहाली के असबाब के मौजू पर उनका एक टीवी प्रोग्राम 8 बजे शब को टेलीकास्ट होने वाला था। उन्होंने अपने तमाम दोस्तों और मिलने जुलने वालों को प्रोग्राम से लुत्फअंदोज होने के लिए अपने घर मदऊ किया था। लगभग सारे लोग आ गए थे। 8 बजने में बस 2 ही मिनट बाकी थे कि बिजली चली गई। वाह वाह। लगभग सारे लोग आ गए, 8 बजने में बस 2 ही मिनट बाकी थे कि बिजली चली गई। द लाइट हैज गॉन पापा, सिराज अहमद का सबसे छोटा लड़का चिल्लाया। क्या बात। उर्दू की बदहाली के असबाब अब हमको बताना नहीं है, सब यहाँ माहिर अफसांचा है। समझ गए बात, समझने वाले समझ गए बात क्या है। हाँ। जी जी, यही हम अफसांचा है। तफसील नहीं करते आगे। नहीं, अफसांचा ही इसी का नाम है असल में, कि आप जो है वो मुबल्लिग बनकर काम ना करें। अफसांचा निगार का काम मुबल्लिग बनना नहीं है, या फिक्शन निगार का काम मुबल्लिग बनना नहीं है, बल्कि इशारों, कनायों, बल्कि एक और आपकी बात बताएं। हाँ, आज तो हमको लगता है कि आप लोगों में जो है ना मकबूल बना के रख दीजिएगा। वो क्या है कि जब हम अफसांचा लिखते हैं ना, तो सोचते हैं कि कारी जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा, उसको झटका मारो, उसको धक्का दो, है ना, उसको ऐसा मैंने अचानक ऐसा धक्का दो कि गिरे वो। और जैसे ही वो झटका खाता है ना, अभी जितने लोग झटका खाए हैं उससे बहुत महसूस हम हो रहे हैं। तो ये जब जज्बा रहेगा अफसांचा निगार में कि हम ऐसा लास्ट ऐसा करें कि कहीं भी, अब देखिए यही मौजूद कर देते कि उनका छोटा बेटा भी बैठा हुआ था, तो ज़हीन आदमी पकड़ लेता कि बेटा क्यों बैठा हुआ है, लगता है कि ये उर्दू का जानकार नहीं है। और यही जनरली अभी एक अफसांचा मेरे पास आया था कि उर्दू के प्रोफेसर पे पास वो कोई गया, सलाम दुआ किया, बोला कि ये लड़का मेरा 8वां क्लास में पढ़ता है। तो बोला कि उर्दू पढ़ते हो बेटा? तो उसने बाप की तरफ देखा। तो ये जो है ये तो पहले से मालूम हो जाता है ना। ये लड़का तो अचानक चिल्लाया, द लाइट हैज गॉन पापा। अब उसके बाद तो फिर हमको बताना ही पड़ेगा
कि लड़का उन्हीं का बेटा था। अच्छा। और एक छोटा सा अफसांचा है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है जी। और ये देखिए, ये झटके की बात हुई तो इसमें भी मैंने काफी झटका देने की कोशिश की है। हाँ हाँ, इसको बहुत गौर से सुनने की दरखास्त है। बिल्कुल, मैं गौर से सुनूंगा और हमारे नाजरीन भी गौर से सुनेंगे इसको, इंशाल्लाह, उम्मीद है। वो 3 स्टार होटल से निकला ही था। वो 3 स्टार होटल से निकला ही था कि पास खड़े भिखमंगे ने अपना गंदा हाथ उसके सामने पसार दिया। अच्छा। एक शख्स वो 3 स्टार होटल से निकला ही था कि पास खड़े भिखमंगे ने अपना गंदा हाथ उसके सामने पसार दिया। उसने हकारत भरी निगाह उस पर डाली। उसने हकारत भरी निगाह उस पर डाली और 10 का नोट थमा दिया। और 10 का नोट थमा दिया। जी जी जी, दरबान को। हाँ, ठीक। और 10 का नोट थमा दिया। डॉट 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 दरबान को। जी जी जी। यानी यहां पर फिर हम कारी को धोखा दे रहे हैं। कारी सोचेगा कि जब पैसा देना ही था तो इतनी नफरत से क्यों देख रहा है। लेकिन जब देखा, लास्ट जब पढ़ा कि दरबान को, तो वो नफरत की इंतहा हो गई होगी कारी को उस आदमी से कि बदतमीज आदमी, तुम घर अंदर में देते हो टिप्स में 150 और ये भिखमंगा को भी तुम नहीं देते हो। और झूठ इसका अफसांचे का उन्वान है झूठी शान। यानी वो दरबान जो है वो एक सैल्यूट मारता है, बस कुछ नहीं। वो झूठी शान के लिए वो 10 रुपया वहां दे दिया। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। और अभी जो है, मैं बता दूं, ऐलान भी कर देता हूं कि वो इसका ये दूसरा एडिशन खत्म हो चुका है नहीं सुबह का। अभी तीसरा एडिशन हम ला रहे हैं जिसमें एक इजाफी मजमून होगा कि एक अच्छा अफसांचा निगार, यानी एक कामयाब अफसांचा निगार आप कैसे बने। बहुत अच्छी बात है और ये तो एक तामीरी सोच है आपकी। अभी हम एक टिप्स दे देते हैं उसकी। जितने भी अफसांचा निगार मेरे ब्रदर एंड बहन हैं यहाँ, वो बता देना चाहते हैं कि आप अगर शुरुआत करना चाहती हैं या चाहते हैं तो अखबार लेते हैं ना, तो अखबार में कोई भी खबर उसको आप लेके अब उसको मुख्तसर कीजिए। जी 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 जी। हेलो। हाँ हाँ, मैं बात सुन रहा हूँ। हाँ, तो अखबार में उसको लेके आप मुख्तसर कीजिए, तो ये हैबिट बनी रहेगी। तो फिर ये रफ्ता रफ्ता उनकी अफसांचा निगारी में बहुत कारआमद साबित होगा। हक साहब, हमारे इरफान आरिफ साहब एक और अफसांचा सुनने की ख्वाहिश कर रहे हैं और मेरी भी ख्वाहिश है और हमारे नाजरीन भी मुंतजिर हैं कि आप एक और अफसांचा सुना लें। कोई इसी तरह के कि जिसमें कोई चुभन हो और जिसमें कोई डंक की सी तासीर हो। सबिया सुंबल साहिबा आपको जो है खुशामदीद कह रही हैं। मैं इनका सलाम आप तक पहुंचा रहा हूं। एक अफसांचा आपकी खिदमत में हाजिर है। जी जी जी, सुनाइए। सुन रहे हैं? हाँ, मैं बराबर सुन रहा हूँ। हेलो, आपकी आवाज में सुन रहा हूँ। हाँ, तो अफसांचे का उन्वान है खेमा। हाँ, सुनाइए। पप्पू, टेप बंद कर दो, अजान हो रही है। मम्मी ने किचन से हाथ लगाई। वाह। पप्पू, टेप बंद कर दो, अजान हो रही है। मम्मी ने किचन से आंख लगाई। लेकिन पप्पू बदस्तूर गाना सुनता रहा। अरे सुनते क्यों नहीं? बहरे हो गए हो क्या?
कहा ना कि अजान हो रही है, बंद करो ये गाना वाना। हाँ। गुस्से में तमतमाती मम्मी कमरे में दाखिल हुई। जी। ये तो अहले हदीस की अजान है मम्मी। मासूम पप्पू का जवाब सुनकर मम्मी ठगी सी खड़ी रह गई। क्या बात है, क्या बात आपने कही। इसमें कई शेड्स निकलते हैं, कई इसके दायरे बनते चले जा रहे हैं आजकल के इन मसलकी झगड़ों के। क्या क्या बहुत सारे शेड्स बना दिए इस अफसानचे ने आपके। अब एक मज़ाहिया अफसानचा सुना दे। हाँ, सुनाइए वो भी। ये भी नई सुबह की है जी। और बस इसमें भी गौर हम चाहते हैं कि गौर तलब है हो। हाँ। इसका उन्वान है करप्शन। मंत्री जी से मिलना चाहता हूं। जी। क्या काम है? हाँ, उनसे ही कहना है। हाँ। वो अभी बाथरूम में है। कुछ वक्फे के बाद भाई मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अभी बैठिए, इंतजार कीजिए मजीद वक्फों के बाद। और कितना इंतजार करना होगा मैं क्या बताऊं, उन्हें फुर्सत मिले तब ना। आप चाहे तो उसने जेब से 100 रुपये का नोट निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया। अच्छा। आपका कोई कार्ड है? हाँ। कार्ड पर तायराना निगाह डालते हुए पीए मुस्कुराया। लिखा था शंकर प्रसाद, अध्यक्ष भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अक साहब आपको बहुत कमाल के अफसानचे सुनाए, और ये अफसानचा तो समझ लीजिए कि हमारी तबीयत खुश हो गई ये सुन के। और यकीन जाने कि सबकी जुबान से हंसी के फव्वारे छूटे होंगे और बहुत लुत्फ आ रहा है। हक साहब ये हमारा प्रोग्राम समझ लीजिए अब इख्तिताम को पहुंचने ही वाला है। मैं कुछ बातें और आपसे करना चाहूँगा इससे पहले कि मैं अपनी बातें रखूं अपनी मालूमात के लिए, अपने नाजरीन की मालूमात के लिए। अभी आपके क्या कुछ अज़ाइम हैं, अभी क्या कुछ करना चाहते हैं आप अदब की दुनिया में, खास तौर से अफसानचा निगारी के हवाले से अभी क्या क्या आपके प्रोग्राम हैं? मैंने मार्क किया है कि जो ज़हीन बच्चे हैं उनको मवाद मुहैया कराने में ये अदब अतफाल अभी नाकाफी है। ज़हीन बच्चे हो गए हैं, उनको पहली बात तो ये है कि वो तवील कहानियां पढ़ने का वक्त भी नहीं है, ना उसका वो जहन है। क्योंकि नसीहत जो है उसमें बहुत ज्यादा ओपन भी रहती है। जैसे कोई कहानी अगर लालच पर है तो वो तो दम मार के पढ़ेगा भी, लेकिन आखिर में फिर वो मुसन्निफ लिखते हैं कि देखा बच्चों लालच का नतीजा कैसा हुआ। तो आज अगर आप किसी बच्चे को कोई सामान लाने बेचते हैं और बता देते हैं कि फलाना जगह से ये सामान मिलेगा, वहां से लाओ, तो अगर आप इजाफी कुछ बुला के बोलते हैं अरे बेटा सुनो सुनो, वहीं पर जहां पर वो एसबीआई का जो है ना वो एटीएम, उसी के बगल में बोलेगा ज्यादा मत बोलिए, हम बोल रहे हैं, हम समझ गए, हमको बुड़बक समझ रहे हैं क्या। तो ये जो है जहन में, तो उसको जहन में रख के मैंने अफसानचे अतफाल लिखे हैं। और बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, ये अभी प्रेस में है और अभी आपकी भी राय उसमें शामिल है माशाअल्लाह। तो वो 116 मशाहिरे अदब जो हैं पूरी दुनिया के उसमें आरा है उनकी, और वो उसमें लगभग 62 कहानियां हैं अफसानचे अतफाल पर, और काफी लोगों ने उनको बहुत ज्यादा पसंद किया है। वो किताब बस प्रेस में है, अब प्रेस वाले जब छाप दे। अक्सर एक मालूमाती बात आपसे फिर ये पूछना चाहूंगा कि
अदब, खासतौर से तख्लीकी अदब, आज का जो मासर तख्लीकी अदब है, चाहे वो ड्रामा है, नावल है, अफसाना है, अफसानचा है, इसमें आपको आज का अदीब जो है वो किस तरह की सूरत हाल को उभारता है आजकल के तख्लीकी अदब में, आपको क्या लग रहा है? किन मसाइल और मौज़ूआत पर वो फिक्शन लिख रहा है, चाहे वो ड्रामाई अंदाज में फिक्शन है, चाहे वो नावल की सूरत में है या अफसाने की सूरत में है, अफसानचे की सूरत में है, मुख्तसर अफसाने की सूरत में है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। आज का अदीब, आज का कलमकार, खास तौर से आज का फिक्शन निगार आपको किस यानी अदबी जिम्मेदारी को निभाता हुआ नजर आता है? क्या वो अदबी जिम्मेदारी निभा भी रहा है या नहीं निभा रहा? वो जो आपने जो अभी आवाज कुछ कम आई है, लेकिन हम जहां तक सुन सके कि आपका कहना सवाल ये है कि आज के अदब में जो अफसाना निगार, अफसानचा निगार या नावल निगार है, जो फिक्शन में लिख रहे हैं, दास्तान तो अभी कोई लिख नहीं रहा है, तो ये किस तरह की तख्लीकात पेश की जा रही हैं? यही सवाल है आपका? पूछा है, बिल्कुल यही पूछा है आपने, मेरे सवाल को समझ लिया है, मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, तो अब इसका जवाब हम ये दे रहे हैं कि अभी क्या है कि वो एक तो कारी का दो तबका है, एक है दकियानूसी और एक है माने वो जहानत से भरपूर। तो क्या है कि दुनिया में अभी जितने भी मसाइल आ रहे हैं, तो वो टॉपिक जो है वो नए मसाइल को सॉल्व करने के लिए या उनकी मुश्किलात को जाहिर करने के लिए या उसके फवायद बताने के लिए, तो ये जो फॉरेन जो गैर मुल्की ज़ुबानों में जो अदब है, और इससे हमारा अदब कुछ हद तक पस्त इसलिए है कि हम वही जहेज, माँ बेटी, बाहू और रिश्वत और जो है मतलब उसी के जो है मैंने इर्द गिर्द घूमने वाले जितने भी तख्लीककार हैं, वो सेकंड ग्रेड के माने जाएंगे। अब जमाना उस सब का नहीं रहा, ये अब फरसुदा टॉपिक्स हो गए हैं। अब आपका टॉपिक होना चाहिए कि जैसे अभी बहुत से अफसानचे और अफसाने तहरीर किए गए इस कोरोना में, तो ये एक नई जहत है, ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया। तो अभी जैसे आपको मेरी वो एक कहानी है, इसमें इसी डंक में वो जो किराए की कोख देती है ना, क्या नाम उसको बोला जा रहा है, भूल रहे अभी, वो मदर, कौन मदर बुलाता है, उस पर वो कहानी है। फिर वो आपको जो टेस्ट ट्यूब बेबी है उस पर कहानियां होनी चाहिए। तो इस तरह से जो अभी रॉकेट से लोग चांद पर जाना चाह रहे हैं, वहां भी बस्तियां बनाएंगे। तो ये तखय्युल में आज की जो बात है तखय्युल में, कल वो अमली तौर पर सामने आ रही है। बहुत सी चीजों को इसके पहले आपने तो सुना होगा, इब्न सफ़ी को पढ़ा जरूर होगा। इब्न सफ़ी ने अपने तसव्वुर से उस जमाने में जिन जिन बातों का तज़किरा किया था, आज बहुत सी चीजें उनकी ये रिपीट हो रही हैं। तो इस तरह की तख्लीकात अगर आप पेश करने का दावा करते हैं या करते हैं, तो वो काबिल कबूल भी होगा और उसका असर देरपा होगा। और इसको पढ़ने के बाद कोई खास इसका मतलब होगा नहीं वहाँ। इसमें अगर आप इस तरह से फरसूदा रिवायात को लेके अगर आप कोई तख्लीक करते हैं, तो उसमें वे ऑफ प्रेजेंटेशन अगर आपका बहुत बेहतरीन है। उसकी एग्जाम्पल हम देंगे कि एक फिल्म बनी थी बॉबी। जी। तो फिल्म बनी थी बॉबी, वो लव स्टोरी थी, लेकिन वे ऑफ प्रेजेंटेशन बेहतरीन थी, लोग आज तक याद किए हुए हैं। ऐसे तो हर फिल्म में लव स्टोरी है,
तो उसी तरह से वे ऑफ प्रेजेंटेशन अगर सही है तो दकियानूसी ख्याल भी वो लोग उसको फौकियत देंगे, वो मकबूल आम होगा। लेकिन जो नए नए तजुर्बात हो रहे हैं तो अदब में भी नए नए तजुर्बात होने चाहिए और नया नया टॉपिक उसमें माने उस पर मेहनत की जानी चाहिए। हक साहब, मेरा जो है आपकी गुफ्तगू से, आपकी बातचीत से ये समझ में आ रही है मेरी कि अदीब को, ख़ासतौर से आज का अदीब जो है, आज का कलमकार जो है, जो साइंस और इस टेक्नोलॉजी की दौर के में जो है सांस ले रहा है, हालात को देख रहा है, समाज और माशरे को देख रहा है और उसके सामने नए 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 चैलेंजेस हैं और नए नए मसाइल उसके सामने आए दिन उसके सामने जो है उसको दावत फ़िक्र दे रहे हैं, या हादसों और वाक़यात के साथ जिस तरह से वो जी रहा है या जूझ रहा है उन वाक़यात से, उन हालात से। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ कि आप करप्शन या समझ लीजिए तासुब या फ़िरका परस्ती या समझ लीजिए मनशियात का धंधा करने वाले मसाइल और जहेज और इस तरह के बहुत सारे जो जिन मौज़ूआत पर बहुत सा लिखा गया है और बड़े बड़े नाविल इन मौज़ूआत पर लिखे गए हैं, आज भी लिख रहे हैं और मुमकिन है कल भी लोग लिखेंगे, क्योंकि रिवायत से ये लोग जुड़े हुए जो लोग हैं वो इन्हीं मौज़ूआत को बार बार दोहरा रहे हैं। तो मौज़ूआती तनव्वुअ का पाया जाना एक कलमकार के लिए, एक बेहतरीन तख्लीकार के लिए उसमें मौज़ूआती तनव्वुअ का होना बहुत ज़रूरी है। उसमें जो रंगारंगी हो, उसके मौज़ूआत में जो बुकलमनी हो, उसमें एक बड़ा अलग सा एक लुत्फ़ होता है और ज़रूरत भी इस चीज़ की है कि इस मंडी में नया माल नए डिज़ाइन के साथ आए ताकि लोगों को वो दिलकश लगे और उसके फ़ायदे भी उनके सामने हों और वो उसको पढ़ें और उससे मुतासर भी हों। ये बहुत ज़रूरी है। मैं एक बात जो है इस प्रोग्राम के इख्तिताम में आपसे जानना चाहूँगा कि आप उर्दू के ख़ास तौर से अफसानचा निगारी या तख्लीकी अदब के हवाले से नई नस्ल, नई जो हमारी पौध है, जो नए लिखने वाले हैं, जो कॉलेजों यूनिवर्सिटियों से निकल रहे हैं नौजवान या जो शौक रखते हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे कि वो उनको क्या करना चाहिए, ख़ास तौर से अफसानचा निगारी की तरफ अगर उनका मेलान है, उनकी जो है मुनासबत, अगर किसी को शौक है अफसाना लिखने का या अफसानचा लिखने का, तो उनको क्या करना चाहिए, क्या क्या तरीके अपनाकर वो अपनी एक शनाख्त बनाने में कामयाब हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा आपने तो बेहतर पैगाम दे दीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल कर दिया है और मैं इसी सवाल की ताक में था। तो मैंने तो दिल खोल के रख दिया है और इसलिए बताया है सारी ये, ताकि लोग, ये बहुत से लोग अपनी कमजोरियां नहीं बताते हैं, हमने बताया भाई हमने उर्दू कैसे सीखी। जी। तो जो लोग मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, अब उससे बदतर जगह जो है जहाँ उर्दू का माहौल जहाँ नहीं है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है आपकी, नहीं जा रहा है, तो वहाँ का आदमी अब अफसानचा हम लिख लेते हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं, बड़ी बात है, अल्लाह का करम है। तो अब आप जब और लोग होंगे वो उससे बेहतर जगह पर होंगे। साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है, हमें आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी मुश्ताक साहब, आवाज नहीं सर, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही है मुझे, फिर स्टार्ट करें। आप हक साहब आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो हेलो नाज़रीन, आपको आवाज आ रही है मुश्ताक साहब? इस प्रोग्राम के इख्तितामी मरहले में हमसे फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हमसे दूर चले गए हैं। हेलो हाँ हेलो आ गए जी। हक साहब आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहे, शायद उनको आवाज नहीं जा रही है कि आप बोले। हाँ तो ये हम मैसेज ये देना चाहते हैं
कि हमने तो अपने सारे हालात को बता दिया कि किन हालात में हमने उर्दू सीखी, उर्दू को मजबूत किया और अपनी तख्लीकात छपने को भेजी। इससे तो बहुत बेहतर हालात में हमारे शहरों में रहने वाले लोग हैं। बस सिर्फ ये हमने एग्जाम्पल दिया है कि जब हम कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं। और जब ये तहिया कर लीजिएगा कि हम करेंगे, तो आप पहले जहन में बना लीजिए कि हम कोई भी अपने अल्फाज का जखीरा बढ़ाइए। अल्फाज का जखीरा जितना ज्यादा होगा, एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे हम कि अंग्रेजी में एक होता है वर्ड डेड बॉडी, तो डेड बॉडी 2 वर्ड हो गया, तो उसका अगर हम तर्जमा करेंगे, ये करेंगे, शॉर्ट करेंगे, प्रेसी करेंगे, तो उसको अगर हम कॉर्प्स लिखेंगे तो दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन कॉर्प्स में एक ही वर्ड गिनती होगी, डेड बॉडी में दो वर्ड गिनती होगी। तो इस तरह से अल्फाज का जखीरा पहले बहुत मजबूत कर लेना होगा अपने स्टॉक में, और उसके बाद आप अपने एक कोई अफसाना लिखिए, अफसानचा लिखिए, मुख्तसर तहरीर, और वो सोचिए कि अपने स्टॉक से निकाल के उसमें आप कटिंग करते जाइए, तो एक बेहतरीन अफसानचा तैयार हो सकता है। यही मेरा पैगाम है, और ये आप कर सकते हैं, कोई इम्पॉसिबल नहीं है। और इसकी शुरुआत पहले ही बताए थे कि कोई खबर जो है, एक बित्ते की खबर को ले लीजिए और उसको शॉर्ट कीजिए और किसी को दिखाइए कि देखिए तो इसमें सारी बातें आ गई हैं। अगर आ गई हैं तो कामयाबी की तरफ आप गामजन हैं। बस इसका मतलब है कि आपने राह पकड़ ली है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द और मेरी किताब आएगी तो उसको हमने 50% कीमत पर हम अफसानचा निगार को देंगे। ये हमने सोच लिया है कि नॉर्मल पढ़ने वालों के लिए जो कीमत होगी, लेकिन जो अफसानचा निगार एक भी अफसानचा कहीं पब्लिश उसकी कटिंग भेजेगा तो हम उसको 50% रिबेट कर देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हो गया अफसानचा निगारी को परवान चढ़ाने का बेहतरीन तरीका। वाह, बहुत अच्छा लगा कि यानी किसी ने, अगर मेरे नाजरीन और सामीन सुन रहे होंगे कि अगर किसी का एक ही अफसानचा कहीं छपा है तो वो इन तक जरूर पहुंचाए, ताकि इनसे फिर 50% जो है वो डिस्काउंट पे किताब पाए। मुश्ताक भाई साहब, आपका नेटवर्क थोड़ा खराब हो गया था, तभी मुझे अंदर आना पड़ा, वरना मैं आपसे आपने मेरे ऊपर रहम फरमाया और हमारे मेहमान को जो है किसी भी उकताहट का और मायूसी का सामना नहीं करना पड़ा। ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इरफान साहब आपका, ये आपने। बस मैं आप भी गुफ्तगू करें। मैं ये जानना चाहता था मुश्ताक साहब कि अपना हक साहब, यहाँ कुछ सवाल भी आए हैं कि अफसाना और अफसानचा निगारी के दरमियान फर्क क्या है, और क्या अफसाने की तरह अफसानचे में भी कुछ तरकीबी अनासर चले गए आगे तो क्या अफसाने की तरह अफसानचा में भी कुछ अनासर तरकीबी या अज्जाए तरकीबी का पाया जाना जरूरी है, या वहां सिर्फ एक ख्याल मफहूम तक ही हम महदूद रहेंगे? जी नहीं, उसमें भी पाया जाना जरूरी है। यही तो कमाल है कि वो सारी चीजों को समेटते हुए लेके उसको जो है, जैसे देखा जाए कि जो मैंने पहले बताया बोनसाई, तो जो आम का पेड़ है तो आम के पेड़ में पत्तियां, आम, तना, टहनियां, ये सब रहते हैं। तो बोनसाई में भी सारी, लेकिन सब मुख्तसर में रहती है, सब मुख्तसर में रहती है। अभी मैंने एक मुजरिम कहानी बताई कि वो लड़की जो है बाथरूम के ट्रेन के टॉयलेट से आके अपने बाप से कहती है कि पापा आप अभी तक गलत हिंदी लिखते हैं, और वो दोहरी शर्म से गड़ गया। दोहरी इसलिए कि वो एक तो गलत हिंदी लिखा, और दूसरा वहाँ क्या गलादत डाली जाती है ये जो ट्रेन में सफर करते हैं वो बखूबी जानते हैं कि वो वहाँ पर क्या लिखावट होती है। तो वो दोहरी शर्म से मतलब है कि उसको लगा कि अरे ये मेरी बेटी ने भी पढ़ लिया। तो ये सब चीज उसमें है ना, इसमें डायलॉग भी है, इसमें किरदार भी है, लेकिन हम इसमें कोई चीज अगर जितना नहीं करेंगे ना, उतना वो मतलब ये है कि उसमें कमी होती जाएगी। वो उसका रुतबा जो अफसानचे का जो है, ये मुकम्मल अफसानचा हुआ। जैसे खाने में है कि मसाला होना चाहिए, तेल होना चाहिए, नमक होना चाहिए, खाने का सामान होना चाहिए।
आप इसी से अंदाजा लगाइए कि नमक अगर है तो कम है, तो आप फौरन बोल देते हैं कि ये मजेदार नहीं है। या तेल अगर ज्यादा है तो बोलिएगा कि नहीं भाई ये तो सेहत के लिए ठीक नहीं है। या नमक ही नहीं है तो बहुत से लोग तो, अब तो बहुत सी यहाँ पर मतलब हमारी बहनें भी हैं, बिना नमक के बहुत से लोग तो रिश्ता ही खत्म कर दिए हैं गुस्से में कि तुमको 75 बार बताया लेकिन तुम नमक डालती हो नहीं हो। तो सोच लीजिए कि कितना इरिटेशन होता होगा। तो वैसी तकलीफ जिसमें कुछ है कुछ नहीं है, किरदार है तो ख्याल है तो मकालमा नहीं है, तो उसको तो जो बेहोशकारी है वो तो इरिटेट होगा। बिल्कुल। इस बीच में मैं आपको, इससे पहले भी बहुत सारे नाजरीन आए होंगे, लेकिन जो मुझे दिख रहे हैं मैं उनके नाम इसलिए गिनाऊंगा कि चलिए उनकी शमूलियत यहाँ दर्ज हो जाए। सबिया सुंबल साहिबा आपको सुन रही हैं अलीगढ़ से। असरात गांधी साहब आपको सुन रहे हैं, उन्होंने आपको सराहा है और मुबारकबाद भी है। साहब है, नूर जमशेदपुरी हैं, आपको सऊदी अरब से सुन रही हैं। इसी तरह सैयद सलीम बुखारी हैं, ये भी अच्छा। उसके बाद जावेद निहाल हाशमी साहब हैं, कोलकाता के। जी, मुबारक हुसैन साहब हैं। इनके साथ मोहम्मद तनवीर साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि जिंदगी चलना ही जिंदगी है और उर्दू बोलना भी जिंदगी है। बहुत अच्छा। और नूर जमशेद साहिबा ने कहा है कि उर्दू अदब के लिए की जाने वाली आपकी खिदमत को तारीख हमेशा याद रखेगी। वाह, ये आखिरी कमेंट पढ़ पाया, बाकी आपको मुश्ताक साहब ने सुनाए भी होंगे। जी मुश्ताक साहब अब आपके हाथ में है। जी जी मैं असल में बहुत सारे नाम जो स्क्रीन पे उभरते हैं उनको मैं पढ़ लेता हूं, लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो उभरते ही नहीं और वो पता नहीं वो बैक स्पेस में चले जाते हैं, क्या मामला है। तो बहरहाल नाजरीन, ये आज एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत के साथ बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हमारी रही और आप सारे नाजरीन ने हमारे इस पेज को देखा और हस्बे मामूल आप देखते हैं। और आज हमारे जो मेहमान थे ये इनको आपने देखा, सुना, समझा और इन्होंने अमली तौर पर बहुत सारे ऐसे नमूने जो अफसानचा निगारी के थे और वो पेश किए और इसकी टेक्निक के बारे में और इसके तकाज़ों के बारे में भरपूर गुफ्तगू की हमारे मेहमान मोहतरम एम ए हक साहब ने। और अब ये हमारा प्रोग्राम आज इख्तिताम को पहुंचता है और मैं अपनी जानिब मुश्ताक साहब एक इंटरप्ट कर रहे हैं कि जब इतनी गुफ्तगू तवील हो गई और सारी बातें हो रही हैं तो मैं एक और ऑफर दे रहा हूं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लोगों को बता दीजिए कि जो भी नए लिखने वाले हैं वो बिल्कुल ना शर्माएं, वो अपनी तख्लीकात मेरे पास भेजें, है ना। और ये मैं एक और आदमी की तरफ इशारा कर रहा हूँ जो आपकी बाएं तरफ बैठे हुए हैं, उनके लिए भी जी अपने अफसाने मेरे अक्सर मैं ये आपको बताता चलूं कि इरफान आरिफ साहब इस तहरीक बकाए उर्दू का एक ऐसा पिलर है, एक ऐसा सुतून है कि इसके बगैर ये इमारत ही खड़ी नहीं रह सकती। इसके बगैर चलिए तो बहुत बहुत मैंने शुक्रिया आपका कि आपने मुतारुफ कराया इनसे। बगैर न सताइश की, इस शख्स को न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह है। मैं ये बड़े वसूख से कहता हूँ और उर्दू का एक ऐसा दीवाना और ऐसा शेदाई है कि जनाब इन दिन 24 घंटों में समझ लीजिए मुझे लगता है आराम के लिए 2-3 घंटे ये देते होंगे मुश्किल अपने आप को, बाकी सब उर्दू की खिदमत और ये बहुत जल्द हमारे खानदान में शामिल होने जा रहे हैं जिंदाबाद इंशाअल्लाह। तो एक खूबसूरत शख्सियत हैं और फाल हैं, क्योंकि ये अलीगढ़ से हैं, स्कॉलर हैं और स्कॉलर का सवाल इसलिए जाते जाते मैं ले रहा हूँ। इन्होंने कहा है कि अफसाने के लिए कोई मतलब लेंथ का होना जरूरी है। कहते हैं कि अफसानचा कितना होना चाहिए, अफसानचा कोई हद मुकर्रर है? ये वैसे बात हो गई थी पहले शायद, नहीं फिर बता देते हैं मुख्तसर में। आपकी सवाल आया है इसीलिए मैंने जी जरूर। क्या है कि अब अगर हम इसको इस ढंग से बताएं कि अगर
अफसांचे में एक वर्ड भी अगर हम काटते हैं तो वो मुबहम हो जाएगा, और एक वर्ड भी हम डालते हैं तो वो तवील हो जाएगा। ऐसा ख्याल, ऐसी कहानी, ऐसी तख्लीक जो कि तकरार ना हो। इसमें तकरार का मतलब है कि रिपीटेशन अगर उसमें नहीं है तो अब तो वक्त है नहीं फिर कभी किसी सेशन में कि 2 पेज का भी अफसांचा हो सकता है और 1 पेज का भी अफसाना हो सकता है। बहुत ताज्जुब की बात। वाह 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 वाह, 2 पेज का अफसांचा और 1 पेज का अफसाना। वाह वाह, बहुत नई बात। 2 पेज का भी अफसांचा लिखा है और एक पेज का भी अफसाना लिखा है। बहुत खूब, बहुत तो खूब। लोग, हाँ, वो हम कभी पब्लिश भी करेंगे, लोग उसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे कि अफसांचा वाकई है क्या। अच्छा, जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, मैं आपको अगर हम अगर किसी तकलीफ में अगर हम इजाफा करें तो वो तवालत, अगर तवालत, जहां तवालत वर्ड आया खत्म, और जहां काटे, जहां मुबहम वर्ड आया वो भी खत्म। तो इस बीच की तख्लीक की जो दूरी होगी या जो मतलब जो सुतूर होंगे, बस वही है। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं यहाँ प्रोग्राम खत्म करने से पहले बताऊं कि जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था आज वाला, तो वला जमाल साहिबा आपको मिस्र से सुन रही थी, और बिल्कुल आखिरी कमेंट उन्हीं का मैं देख भी पा रहा हूं। तो मिस्र से आपके साथ वला जमाल साहिबा पूरा प्रोग्राम सुन पा रही हैं। और अरमान शमसी साहब बांग्लादेश से हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा कोई कमेंट, जी मेरा कोई कमेंट देखा, वो मतलब डिस्प्ले नहीं हुआ, तो हक साहब को मेरा सलाम पहुंचा दीजिए। अफसोस ये कि मेरा कोई कमेंट जो है वो सामने नहीं आया। तो हिंदुस्तान के नक्शे में झारखंड यही अफसांचा है, गोया कि ये आपका सामने आना ही एक अफसांचा है। वाह। नहीं तो और एक चीज बता दे अरमान शमसी के हवाले से कि जो मेरी किताब आ रही है ऊंची उड़ान, अफसांचे अतफाल की, उसमें अरमान शमसी साहब का भी मतलब उनकी भी राय है। वाह वाह वाह, ये लीजिए, अब डिस्प्ले हो गया इनका कमेंट भी, आपको सलाम दे रहे हैं और उर्दू की खिदमात को सराह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने व्हाट्सएप नंबर का कहा था, तो वो यहाँ पढ़ने की जरूरत है या मैं जिसने अगर मुझसे चाहा तो मैं दे दूं, जैसा आप कहें। हाँ हाँ, जैसी मर्जी आप, अब आप कंट्रोलर हैं। तो हम ये कहेंगे कि मैं फौरी तौर पे पढ़ लेता हूं कि 7209774261 ये इनका व्हाट्सएप नंबर है। और नहीं, हम इससे आप अंग्रेजी में बोलिए। हाँ, 720। अब चूंकि मैं हमारा है ना ऑल इंडिया रेडियो, वहां भी हमें एक नंबर दिया गया, और उसके बाद ये हुआ कि पढ़ने को कहा गया, तो अक्सर लोगों ने कहा उन्होंने कहा उर्दू में पढ़े, तो उन्होंने कहा कि 720, कहा ये 0 जो है ना ये उर्दू नहीं है, तो इसलिए मैंने 0 पढ़ा। तो मैं उर्दू में पढ़ रहा था। बहरहाल हमारे कंट्रोल रूम से ये डिस्प्ले हो गया है 7209774261, ये डिस्प्ले हो गया है। तो इंशाल्लाह ये हमेशा हमारे नाजरीन देखते रहेंगे, और ये आपका बड़ापन है, वरना लोग आज नंबर देने से कतराते हैं कि हम तंग आ जाएंगे। बहरहाल ये बड़ापन है। और मैं यहाँ नाजरीन को कहता चलूं कि नाजरीन, जो भी अफसांचा लिखने का ख्वाहिशमंद है, और अगर लिख भी चुका है वो लिखे, और अगर लिखा हुआ है तो वो इन तक पहुंचाए, ताकि आपको किताबें जो है, ये बहुत बड़ा है कि उन्होंने कहा है कि मैं 50% पर उन्हें दूंगा। तो बहुत ही अच्छा लगा। मोहम्मद अलीम इस्माइल साहब भी आपको सलाम कह रहे हैं जाते जाते, ये मेरी बातें थी। तो जी ये अभी के उभरते हुए बेहतरीन अफसांचा निगारी की तरफ जा रही है बहुत तेजी से। ये मोहम्मद अलीम साहब, हाँ, वाह, बहुत उम्दा गुफ्तगू अफसांचा पर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा रहा। बहुत ही खूब। तो बहरहाल आज की ये और एक नाम मैं भूल गया, ये अलीगढ़ की सबिहा सुम्बुल साहबा भी अफसांचा लिखती हैं। वाह, मुझे तो इन्होंने सिर्फ शेर ही सुनाए हैं। नहीं, अभी इन्होंने, हम तो बाद में जब मैं रिसाला निकालता था उस जमाने में इन्होंने
अपने अफसानचे भेजे मेरे पास। ठीक जी, चलिए, इसका और मतलब वाकई बहुत ही म्यारी अफसानचे होते थे उनके। जी जी जी, बहुत अच्छा। ये एक नया पहलू इनका आपकी वसातत से सामने आया, एक वरना हमारी मुहिम, आप एक मेरी मुहिम और ये है जी जी कि जितने भी रिनाउंड शायर हैं, जितने भी रिनाउंड मजमून निगार हैं, वो सबसे हम अफसानचा लिखवाएंगे, वाह, उन सबसे भी जी अफसानचा लिखवाएंगे। अभी मुश्ताक जी अहमद नूरी का नाम सुना होगा आपने, जी 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 जी, जी अकेडमी के थे, उनसे भी मैंने हाँ, अफसानचे लिखवाए। वाह, बहुत खूब। अब हम भी इस कबील में आ जाएंगे। मुश्ताक वानी साहब हमारी सरपरस्ती करेंगे, आप तो हमारे रहनुमा और सरपरस्त बने रहें इंशाल्लाह। आप दोनों जी कहानीकार हैं, फिक्शन से जुड़े हैं, तो आपका कुछ तो जी असर मैं भी ले लूं। जी, अफसाने तो चलिए, बहुत बहुत आपने शुक्रिया, लिखे आपने बहुत हैं। अच्छे से कंडक्ट किया। मसूद तो गौहर साहब भी आपको हम सुन रहे हैं, जी हाँ। ये और हमको डॉक्टर ट्रेंड साहब, करने का भी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये नूर इरफान जमशेदपुरी साहब साहिबा अफसान, कह रही है कि जिस तरह मुझसे लिखवाए, तो क्या शायद आपने उनसे भी लिखवाया नूर जमशेदपुरी? जी नूर जमशेदपुरी साहिबा कह रही हैं कि मुझसे भी आपने लिखवाए हैं जिस तरह हाँ, उनकी भी राय है, हाँ उनकी भी राय है, सबीहा सुंबुल साहबा की भी राय है। वो 116 मशाहिर अदब की राय है उसमें। हाँ 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 हाँ। तो सबिया सुंबुल साहिबा कहती हैं कि इरफान, मैंने आपके प्रोग्राम में अफसानचा पेश किया था, वो नजर हो गया था, वो थोड़ा सा आपने कहा था कि स्क्रीन से मैं पढ़ नहीं पाई, तो इंशाल्लाह अगला जब भी कभी प्रोग्राम होगा तो अब आप स्क्रीन से नहीं पढ़ेंगी। शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आप आए तो कहा कि खुशियों की और वो तमाम कमियां पूरी हुई और बड़ा लुत्फ आया। मैं अब इस प्रोग्राम को अगर आप चाहें तो हतमी शक्ल जी जी देना जी जी, चाहता हूं। आप अपनी शक्ल दे सकते हैं, मैं बेशक। जी जी शुक्रगुजार हूं एम.ए. हक साहब का, जो आज हमारे मेहमान थे और बेहतरीन अफसानचा निगार हैं, और इन्होंने अफसानचे के हवाले से बहुत काम किया है और कई लोगों को बल्कि अफसानचा निगारी की तरफ लाया है। और आज भी इनकी वसीउल कल्बी का ये इजहार किया इन्होंने, इनकी कुशादा दिली देखिए कि ये अपनी किताबें 50% डिस्काउंट पर उन लोगों को देने के लिए तैयार हैं जो फिक्शन से दिलचस्पी रखते हैं, बिलखसूस अफसानचा निगारी से जिनका जहनी मैलान है, जो दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए मैं नाजरीन अपनी जानिब से और 2 सेकंड हक साहब, मैं आपको ये बता दूं, हमने जब तहरीक बकाए उर्दू का आगाज किया तो हमने एक अनाउंसमेंट किया कि जो उर्दू में 100 में से 100 नंबर लेगा तो हम उसको यानी सनद भी देंगे, और सनद के साथ कुछ ना कुछ नकदी भी देंगे, कुछ अवार्ड यानी मोमेंटो भी देंगे। और इत्तेफाक से उसी साल 12 बच्चे ऐसे आ गए कि जिनके 100 में से 100 थे। बहरहाल तो ये इशारा इस तरफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग आपको अफसानचा भेजना शुरू करें और आपकी जो प्रिंटिंग हो वो कम पड़ जाए। जी सही का। मैंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे हमने ऐलान किया था तो तभी जो है 100 में से 100 आना शुरू हो गए, तो आपके इस ऐलान से कहीं ऐसा ना हो कि तमाम जो लिखने वाले हैं, शौक रखने वाले हैं, वो अफसानचा लिखकर आप तक पहुंचा दें और आपकी जितनी किताबें जो है पब्लिश हुई हों या जो तादाद होती है 500,000 वो कम पड़ जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो अगर भेजेंगे अफसानचे तो कभी कभी किसी के अफसानचे से भी जहन में एक अपना नया अफसानचा क्रिएट हो जाता है, तो ये तो फायदा हमको होगा। और अगर सब मेयारी अफसानचा भेज दिए तब तो मैं हो सकता है कि उसका मजमुआ ही छाप दूं सबसे मशवरा लेके। वाह, क्या बात है, बहुत अगर वो बहुत अच्छे अफसानचे रहेंगे तो मजमुआ छाप दूंगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हक साहब आपका, आप आए, जी। आपने बड़ा अपना कीमती वक्त जो है निकाला और इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम पर आज आप हमारे मेहमान हुए। मैं अपनी जानिब से और तहरीक बकाए उर्दू के तमाम अराकीन की जानिब से और बिलखसूस हमारे वो नाजरीन जो हमें हर रोज़ देखते हैं, 5 बजे से देखना हमें शुरू करते हैं, हमारे मेहमान को हमें सुनते हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और नाजरीन, अल्लाह ने चाहा तो कल इंशाल्लाह फिर
किसी नए मेहमान के साथ हम फिर जो है पूरे 5 बजे आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए मेज़बान मुश्ताक अहमद वानी को इजाज़त दीजिए और हमारे आज के मेहमान मोहतरम एम.ए. हक साहब को भी इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात रहेगी अगर अल्लाह ने चाहा। अल्लाह हाफिज़। खुदा।